हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 1857 का स्वतंत्र संग्राम यानी कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि भारत का सबसे पहला ऑफिशियली जो कोई विद्रोह कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिशरों के खिलाफ जो ऑफिशियली विद्रोह कह सकते हैं, ठीक है, वो है 1857 का स्वतंत्र संग्राम यानी कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अभी हम इसमें देखने वाले हैं कि ये जो रिवॉल्ट हुआ था, ये जो संग्राम हुआ था, वो क्यों हुआ था, ठीक है, क्यों हुआ था। फिर हम देखेंगे, क्योंकि ये भी बात है कि 1857 का स्वतंत्र संग्राम वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो असफल रहा था। तो असफल रहने के कारण क्या थे, ठीक है, ऐसे कौन से कारण थे, क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये असफल रहा। और असफल रहने के बावजूद इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्टेंट ऐसी असर, इफ़ेक्ट, ठीक है, ये परिणाम कुछ छोड़ गया था अपना। तो वो परिणाम क्या थे, वो इफ़ेक्ट क्या थी, वो भी हम इसमें ये वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो इफ़ेक्ट क्या थी वो भी हम देखेंगे। तो पहली बात ये है कि ये हुआ क्यों, 1857 का रिवॉल्ट हुआ क्यों। तो इसके पीछे कई सारी वजह थी, जिसमें की थी राजनीतिक असंतोष। राजनीतिक असंतोष वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जानते ही है राजनीति से जुड़ी हुई बाबत है, राजनीतिक असंतोष, ठीक है, राजनीतिक असंतोष था, ये एक मेन कारण कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा कोई कारण था तो वो है सामाजिक, ठीक है, एक था राजनीतिक, दूसरा था सामाजिक, सामाजिक असंतोष। राजनीतिक असंतोष, सामाजिक असंतोष, उसमें धार्मिक परिबळ भी शामिल है, ठीक है, धार्मिक परिबळ, राजनीतिक असंतोष, सामाजिक असंतोष और धार्मिक परिबळ जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो धार्मिक बाबत जो कह सकते हैं वो भी एक कारण था उसका, ऐसा लिख सकते हैं कारण, ठीक है, धार्मिक कारणों कई सारे वजह थी, लोगों के धर्म के खिलाफ कई सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी, ठीक है, कि जिसकी वजह से लोगों में असंतोष पैदा हुआ क्योंकि उनके धर्म के खिलाफ कुछ चीज़ें हुई या उनके नीति नियमों के विरुद्ध कुछ चीज़ें हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से भी असंतोष हुआ। और राजनीति की बाबतों में भी कई सारी ऐसी बातें होती है, ठीक है, जो अगर खिलाफ हो जाए तो वो असंतोष पैदा कर दे, तो वो भी राजनीतिक असंतोष का वो सारा कारण हुआ। सामाजिक, तो कि उस वक्त की जो सामाजिक हमारी परिस्थितियाँ थी भारत में, ठीक है, समाज की जो परिस्थितियाँ, ब्रिटिशरों ने उनमें कुछ दखल अंदाजी की होगी, तो उसकी वजह से सामाजिक तौर तरीक़ों में कुछ उतार चढ़ाव या बिगाड़ आया, तो उसकी वजह से सामाजिक असंतोष पैदा हुआ। तो ये सारी चीज़ें, और उसके साथ एक आर्थिक असंतोष तो था ही था। और कुछ पता हो ना हो, लेकिन ये तो पता ही होगा कि आर्थिक मामले में अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशरों ने भारत का क्या हाल कर दिया था, भारत के लोगों का क्या हाल कर दिया था, ठीक है। सब पायमाल हो गए थे, सबके पास से बिल्कुल लूट लिया था सब कुछ, ठीक है। भारी मात्रा में ये लोग लगान लेते थे, जो भी अन्न उत्पन्न होता है उस पर लगान वगान। तो आर्थिक के मामले में तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में लूट लिया था। तो उसके वजह से आर्थिक असंतोष तो था ही था कि भाई कुछ रहा ही नहीं लोगों के पास, तो उसकी वजह से लोगों में आर्थिक असंतोष था। तो ये सारी बाबत थी, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। इसकी वजह से मतलब ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशरों के खिलाफ विद्रोह होगा ही होगा, मतलब, ठीक है, लगभग हो ही गया था, ठीक है। जैसे कि ये विद्रोह है, विद्रोह वाला पॉइंट है, तो लगभग यहाँ तक तो पहुँच ही गए थे। लेकिन अब बात ये चल रही थी कि विद्रोह हो जाएगा नहीं होगा, हो जाएगा नहीं होगा, हो जाएगा नहीं होगा। और इसी बीच कहानी में एंट्री लेती है एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल, ठीक है, एनफील्ड राइफल एंट्री लेती है कहानी में कि जब बात ऐसी चल रही थी कि या तो विद्रोह होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसी ही बातें चल रही थी कि इसी बीच एनफील्ड राइफल ने अपनी एंट्री ले ली। अभी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि एनफील्ड, अच्छा एनफील्ड राइफल था, ठीक है, बराबर, पहले तो ये, तो एनफील्ड राइफल जो है अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैन्य में एक नई राइफ़ल इंट्रोड्यूस की थी, एक नई राइफ़ल को लाया था कि लड़ाई में इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है।
इस तरह से कि अब से ये राइफल भी हमारे साथ रहेगी हमारी लड़ाई में यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये राइफल का ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया एनफील्ड राइफल को। अभी एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया सेना में, जिसमें कि भारतीय सैनिक भी थे ऑल ओवर। वो कहते थे ब्रिटिश सेना क्योंकि वो ब्रिटिश के लिए काम करती थी, लेकिन उसमें भारतीय सैनिक भी थे, मुस्लिम सैनिक भी थे, ठीक है। वो दोनों, वो सारे ही थे, ठीक है। तो सभी धर्मों के या सभी लोग उसमें शामिल थे। ब्रिटिश सेना में कहलाती थी ब्रिटिश सेना, लेकिन थे उसमें सभी धर्मों के लोग, मोस्ट ऑफ लोग थे उसमें, सारे धर्मों या समाज के, ठीक है। तो ये सारे लोग थे। और इसमें एनफील्ड राइफल जो है उसमें मेन प्रॉब्लम ये था कि ऐसी अफवाहें फैली या ऐसा ओरिजिनल में था, ठीक है, कि ये जो राइफल है एनफील्ड राइफल, तो ये एनफील्ड राइफल की जो गोली आती है, हमें पता है कि राइफल की जो भी गोली है वो एक ऐसे छोटे से ऐसे बॉक्स में, सिलिंड्रिकल बॉक्स में, ऐसे सिलेंडर जैसा कुछ होता है, ठीक है, नलाकार, ऐसे नलाकार भाग में अंदर गोली रहती है और बाकी भाग में पाउडर रहता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कार्ट्रिज। ये जो चीज़ है उसे कहते हैं कार्ट्रिज कहते हैं, जिसे हम कारतूस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसे कार्ट्रिज भी कहते हैं या इसे हम कारतूस के नाम से भी जानते हैं, कारतूस के नाम से भी जानते हैं, इसे इंग्लिश में इसे कार्ट्रिज कहते हैं, जिसका काम यह है कि इसके अंदर गोली रखी जाती है और उसी के साथ उसका जो एक्सप्लोजिव पाउडर होता है, जिसे गोली जो चलती है उसमें एक्सप्लोजिव जो पाउडर होता है, गन पाउडर भी जिसे कहते हैं, तो वो जो पाउडर होता है और वो एक गोली वो उस बॉक्स में, वो सिलिंड्रिकल बॉक्स में रहती है, ठीक है। तो पाउडर को और गोली को संभालने के लिए ऐसा एक बॉक्स बनाया जाता है जिसे कारतूस कहते हैं, उसी में गोली और पाउडर रहते हैं। अब जिस वक्त गोली चलानी होती थी तो ये गोली को निकालने के लिए इसके जो आगे का ये भाग था, इसे दांत से, मुंह से ऐसे इसे तोड़ना पड़ता था। इसे तोड़ने के बाद ही ये पाउडर बाहर निकलेगा और उसके बाद ये गोली, ठीक है। तो इसे तोड़ने तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू हुई कि जहाँ अफवाहें फैली कि ये जो कारतूस है उसके कवर के ऊपर, ऊपरी लेयर जो है, ये सबसे बाहर की उसकी कवरिंग है, वहाँ पे गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, ऐसी अफवाहें फैली, ठीक है। गाय और सूअर दोनों की चर्बी, ठीक है, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, ऐसी अफवाहें फैली। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। प्रॉब्लम ना तो एनफील्ड राइफल में थी और ना ही उसकी गोली पाउडर किसी में नहीं, प्रॉब्लम थी उसके कवर के ऊपर जो लेयर लगी थी एक, वो ऐसी अफवाहें फैली कि वो लेयर जो है वो गाय और सूअर के चर्बी से बनी हुई है। अभी प्रॉब्लम ये था कि सेना में जो मुस्लिम लोग थे इसका उपयोग तो वो भी कर रहे थे। उपयोग करने के थोड़े समय बाद ये पता चली कि सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी अंदर है। तो प्रॉब्लम ये थी कि मुस्लिम धर्म में जो है वो सूअर बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से बैंड है, ठीक है। उसमें वो लोग सूअर को मतलब बैंड ही कर रखा है, ठीक है। वो उनके धर्म में वो सूअर बिल्कुल बैंड जैसे रहता है, मतलब मान्यता ही नहीं उसे कोई, ठीक है। बहुत गंदा है वो, वैसे भी वो गंदा ही रहता है, कीचड़ वगैरह में पड़ा रहता है। खैर, वो सूअर जो है वो मुस्लिम धर्म में बैंड है, ये एक उसका पॉइंट हो गया। और गाय की बात करें तो उसे हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। माता के जैसे उसे गाय माता कह के बुलाते हैं, माता के समान ही उनसे सम्मान मिलता है। तो हिंदू धर्म में गाय का बड़ा महत्व है और मुस्लिम में सूअर बैंड है। अभी दोनों ही लोग यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस बात पे भड़क गए कि तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से कि भैया तुमने ये जो कवरिंग था, तो ये जो कवरिंग तोड़ने, क्योंकि उसे मुंह में डालना पड़ता है, तो सूअर की चर्बी वाला तुमने हमारे मुंह में ऐसी चीज़ डलवा दी, ठीक है। ऐसा तो तुमने ये गलत किया। और हिंदू लोग बोलने लगे कि भाई हम जिसे माँ कहते हैं ऐसी गाय को, ऐसे हिंदू लोग बोलने लगे कि भाई ऐसी चीज़ हमें, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ऐसे मुँह में ऐसी चीज़ हमने डाली, ठीक है। तो ये सारी बातें होने लगी। और इसमें मंगल पांडे एक थे जिनका नाम था मंगल पांडे, से एक जो सेना में थे, मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। ये जो गाय, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, ठीक है, तो मंगल पांडे जो थे वो गाय की ये चर्बी वाली बात सुनकर और जानकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। और गुस्सा होकर उन्होंने
विद्रोह कर दिया, उनके सामने बोलना शुरू कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर के सामने। और जब उन्होंने भी सामने बोलना शुरू किया, मतलब लगभग झगड़ा हुआ उनके बीच में, तब मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर को, ठीक है, 2 ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया। ठीक है, मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया और उसके बाद मंगल पांडे को हो गई फांसी। ठीक है, तो मंगल पांडे को उसके बाद हो गई फांसी और इसी पॉइंट के साथ विद्रोह की ऑफिशियली शुरुआत हुई। जब मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया, उसके बाद उन्हें फांसी हुई। ठीक है, और उन्हें फांसी हुई जब उन्हें फांसी हुई, उसके बाद ऑफिशियली सब लोगों में ये विद्रोह की भावना जागी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करने की बात फिर ऑफिशियली चलने लगी। ठीक है, और जब ये बात चली तब हुई संग्राम की ओरिजिनल, जिसे कह सकते हैं हम, शुरुआत। ठीक है, तो ये सारा हमने देखा कि क्यों हुआ, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक वगैरह परिवर्तन थे शामिल, वगैरह कारण शामिल थे, लेकिन मेन कारण था एनफील्ड राइफल, जो कि चिंगारी की तरफ बीच में आई और भड़ाका कर दिया, एकदम धड़ाका कर दिया। ठीक है, बूम के जैसे, क्योंकि वो एकदम आई और पता चला कि भैया उसके कवरिंग में है गाय और चर्बी का, गाय और सूअर की चर्बी की उसके कवरिंग लगी हुई। उससे हिंदू मुस्लिम दोनों भड़क गए, उससे दोनों को गुस्सा आया। उसमें मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स का 2 ब्रिटिश ऑफिसर को मार डाला। ठीक है, और उसके बाद मंगल पांडे को फांसी हो गई और उसके बाद फिर शुरू हुआ संग्राम। अभी संग्राम में काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए थे, उनके बारे में भी देखते हैं कि कौन कौन लोग थे। तो मेन जो लोग थे संग्राम में, ठीक है, वो थे एक तो थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई थी और दूसरे थे नाना साहेब या नाना साहब। ठीक है, फिर थे तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, ये सारे ही लोग, ठीक है, और इनके सिवाय भी बहुत सारे लोग संग्राम में एक्टिव थे। ठीक है, संग्राम में जुड़ गए थे। तो ये सारे ही लोग संग्राम में थे। फिर भी आखिर में जो परिणाम आया, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हुई, सफल हुई और ये संग्राम असफल रहा। यानी कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वो असफल रहा। ठीक है, तो 1857 का जो स्वातंत्र्य संग्राम था वो असफल रहा, लेकिन उसने अपने बड़े ही इम्पोर्टेंट से परिणाम छोड़े। ठीक है, रिजल्ट ऐसे छोड़े कि उसकी वजह से राष्ट्रवाद में फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ावा हुआ। तो उसे हम देखते हैं कि वो असफल क्यों रहा, इतने सारे लोग होने के बावजूद वो असफल क्यों रहा। तो उसके कई सारे रीज़न है, कारण है। ठीक है, तो जिन्हें हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है कि सेंट्रल लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, सेंट्रल लीडरशिप यानी कोई ऐसा नेता नहीं था, कोई ऐसा लीडर नहीं था कि जो ये सारे ही लोग जो संग्राम में थे उन सबको एक साथ जोड़ के अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें लड़ा सके। ठीक है, लड़ सके उन्हें साथ में लेकर। ऐसा कोई मेन लीडर नहीं था, ऐसा कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं मिल पाई इस संग्राम को, कि जिसकी वजह से ये असफल रहा। दूसरा था कि कोई प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, कोई प्लानिंग ही नहीं थी, बिना प्लानिंग के कोई प्लानिंग नहीं। इसका मतलब कि कोई भी वस्तु तय नहीं थी कि कभी किस वक्त क्या करना है। ठीक है, ऑफिशियली जैसा होता है कि युद्ध में कई सारी चीज़ें, बहुत सारी ही चीज़ें नक्की रहती है। ठीक है, कि इस वक्त ये होगा, इस वक्त ये होगा, यहाँ से वो, तो ये सारी चीज़ें जो है कोई प्लानिंग नहीं थी। हाँ होगी, लेकिन ठीक ठाक, इतनी भी ऑफिशियल नहीं कि इतने बड़े संग्राम को वो संभाल सके। ठीक है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। दूसरी बात, एक तो सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, और ना ही उनके पास ऐसे सारे शस्त्र थे, शस्त्रों का अभाव। ठीक है,
मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल कि जो इस संग्राम के लिए यूज़ हो सके अंग्रेज़ों के खिलाफ, ऐसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पावरफुल हो, ऐसे कोई शस्त्रों का भी अभाव था, ज़्यादा शस्त्र भी नहीं थे उनके पास, ये भी एक कारण था। और चौथा और मेन कारण जो है, जिसे हम स्टार पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेन है कि जो भी लोग लड़ रहे थे इस संग्राम में, जिसने भी भागीदारी ली थी, जो भी लड़ रहा था, वो अंगत स्वार्थ के लिए लड़ रहा था, ठीक है, अपने अंगत स्वार्थ के लिए लड़ रहा था, ना कि राष्ट्र भावना, ठीक है, राष्ट्र भावना का अभाव, राष्ट्र भावना का अभाव। तो कोई भी जो ये सारे संग्राम में जो जिन्होंने भागीदारी ली थी, वो लोग अंगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। जैसे कि बहादुर शाह जफर है, तो वो अपने अंगत स्वार्थ के लिए, बाकी सारे लोग थे वो भी कहीं ना कहीं अपने अपने अंगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे, किसी कोई राज्य के लिए लड़ रहा था, कोई पुरानी दुश्मनी के लिए लड़ रहा था, कोई अपने अपने और पॉइंट के लिए लड़ रहा था, कोई अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो सब अपने अंगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, ना कि भारत देश के लिए, ना कि राष्ट्र के लिए, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट यह है कि राष्ट्र भावना का अभाव था, क्योंकि अगर राष्ट्र भावना होती तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती सेंट्रल लीडरशिप की, मतलब सेंट्रल लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती, लेकिन ये लोग अपने आप सब इकट्ठा हो जाते, ठीक है। लेकिन ये हो नहीं पाया, लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, सब अलग अलग बटे हुए रहे और लड़ते रहे और उसी में दबके रह गए, ठीक है। तो अंगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, राष्ट्र भावना का अभाव था, ये मेन पॉइंट है, इसे स्टार पॉइंट हम कह सकते हैं। तो क्या रीजंस थे, क्या कारण थे कि जिनकी वजह से ये संग्राम असफल रहा, ठीक है। तो इसका जवाब ये है, ये सारे जो पॉइंट लिखे हैं, क्यों असफल रहा, क्यों असफल रहा, इसके ये कारण, ये रीजंस हमने लिखे हैं, जो कि ये नीचे दिए गए 4 कारण है, ठीक है। कौन कौन से है, ये एक है सेंट्रल लीडरशिप का अभाव, सेंट्रल लीडर नहीं कोई मिला, दूसरा था प्लानिंग नहीं थी, तीसरा शस्त्र भी नहीं थे, मतलब थे लेकिन इतने नहीं कि अंग्रेजों के खिलाफ पावर से एफिशिएंटली लड़ सके, उतने शस्त्र नहीं थे। तो प्लानिंग नहीं थी, एफिशिएंट कोई प्लानिंग नहीं थी, ना ही ऐसे शस्त्र थे, और सबसे मेन बात, अभाव था राष्ट्र भावना का, अंगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, राष्ट्र भावना का अभाव था, राष्ट्र भावना नहीं थी उनके मन में, उसके वजह से सब इकट्ठा नहीं हो पाए, अलग अलग मिलकर लड़ते रहे और उसी में संग्राम दबके रह गया, ठीक है। 1857 का संग्राम दबके रह गया। अब देखते हैं कि भले ही ये असफल रहा, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने अपनी बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी इफ़ेक्ट्स, ठीक है, परिणाम छोड़े थे, और उसी के वजह से आगे चल के भारत में राष्ट्रवाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ावा हुआ कि जो अब तक नहीं हो पाया था। तो राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आगे जाके फिर ब्रिटिशरों को, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा, भारत को आज़ादी मिली फिर, ठीक है। तो वो हुआ क्योंकि ये 1857 ने अपनी कुछ इफ़ेक्ट्स छोड़ी थी, और उसके बाद फिर कंटिन्यूस ये चीज़ें शुरू हो गई थी, विद्रोह और सब इकट्ठा होंगे और ये सारी चीज़ें फिर हो गई थी। टूंक में ये जब ख़त्म भी हुआ, असफल भी रहा, तो उससे ये चीज़ शुरुआत हो गई कि विद्रोह चालू रहे और लोग इसमें फिर ये चीज़ एक्टिव हो गई स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। तो इसके कुछ इफ़ेक्ट, 2 इफ़ेक्ट हमें देखनी है, 2 इफ़ेक्ट मतलब 2 पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो कंपनी का शासन था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटा दिया, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था वो हटा दिया, वो शासन हट गया, और उसकी जगह डायरेक्टली क्वीन विक्टोरिया का, रानी विक्टोरिया ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। यानी कि भारत का जो शासन था, ठीक है, उस शासन को चलाने की जिम्मेदारी है वो सीधे ही रानी विक्टोरिया ने, क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी से वो शासन की जो पावर थी वो छीन ली और उसका शासन वहीं पे ख़त्म हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नाबूद कर दिया, ऐसा कह सकते हैं, नाबूद कर दिया, और सीधा ताज का शासन कह सकते हैं जिसे, ठीक है, ताज का शासन सीधा क्राउन का, यानी कि विक्टोरिया, सीधा विक्टोरिया
सीधा विक्टोरिया का शासन लागू किया। कंपनी का शासन हटा दिया और सीधा क्वीन विक्टोरिया का शासन लागू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद क्वीन विक्टोरिया के हाथ में जब शासन आया तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुए, जिसमें कि वहीवटी, ठीक है, वहीवटी सुधार, यानी कि कैसे चीज़ें चलेंगी, सिस्टम कैसे काम करेगी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो लश्करी नीतियाँ थी, ठीक है, लश्करी नीतियाँ यानी कि आर्मी, पुलिस वगैरह के साथ संबंधित जो नीतियाँ थी उनमें भी सुधार हुआ। तो लश्करी नीतियों में भी सुधार हुआ। उसके बाद लश्करी नीतियों में सुधार हुआ, वहीवटी नीतियों में सुधार हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई, जिसके कारण आगे जाके राष्ट्रवाद में बढ़ोतरी हुई, ठीक है, क्योंकि ये इफेक्ट्स थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हट गया था या हटा दिया था, क्वीन विक्टोरिया ने सीधा शासन अपने हाथों में ले लिया था। उसके बाद उन्होंने वहीवटी जो नीतियाँ थी, लश्करी नीतियाँ थी, उन सब में बदलाव किया, सुधार किया, ऐसा भी कह सकते हैं, बदलाव किया ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बाद ये सारे परिणाम हुए 1857 के संग्राम के, ठीक है। भले ही असफल रहा, लेकिन इसके कारण ही आगे जाके राष्ट्रवाद में बढ़ावा हुआ, ठीक है, इसी से शुरुआत हुई, ऐसा कह सकते हैं। एक बड़े राष्ट्रवाद की शुरुआत इसी से हुई, ऐसा कह सकते हैं। तो ये सब था 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन, माहिती, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से इससे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।